अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमने बच्चों को छोड़ दिया, हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हुए थे। तो फिर मैं भी 15-20 मिनट बैठ के इतना मुझको रोना आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें कि रोना बंद हो जाए। लेकिन फिर इशा की टाइम हो रहा था तो मैंने इशा पढ़ ली और मेरे जहन में वही ख्याल आ रहा था कि हम हज के लिए जा रहे हैं और हज है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है पूरी की पूरी। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजर और अपने बेटे को ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, कोई इंसान नहीं, यानी किसी भी तरीके से छोड़ने रहने लायक जैसी जगह नहीं थी। वहाँ अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और फैमिली ने कुर्बानी दी तो फिर अल्लाह ने उसका बदला क्या दिया कि उनकी नस्ल में एक ऐसा नबी भेजा गया जो रहमतुल लिल आलमीन बन के भेजे गए, जो आखिरी नबी है, जो सबसे अफजल नबी है, यानी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इस्माइल को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा ना तो अल्लाह ने उसी जगह यानी मक्के में ही फिर वो नबी को भेजा है। समझ में ही आया कि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसकी कुर्बानी को ज़ाय नहीं करते। तो मैं यही सोच रही थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ऐसी जगह पर छोड़ा, हमने तो बच्चों को माशाल्लाह खाने पीने के साथ और फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा है। तो हमारी तो ये छोटी सी कुर्बानी है, हजरत इब्राहिम ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो अल्लाह कोई बात नहीं, हमारी इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल फरमा लेना और हमारी नस्लों में भी ईमान को बाकी रखना। बस इसी दुआ के साथ फिर हम उठे हैं और हम अपनी प्लेन की तरफ गए हैं। अच्छा, हमारी फ्लाइट है ना तुर्किश एयरलाइन है। देखिए 12 घंटे तुर्की पहुंचने को हमको लगेंगे। तुर्की में फिलहाल 6 बज रहे थे और पनामा में रात के 10 बज रहे थे, यानी दिन और रात का फर्क है। इंडिया में, पाकिस्तान में, तुर्की में, सऊदी में, ये सब जगह जब दिन होता है, हमारे पनामा में रात होती है। आप लोग भी सोच रहे होगे भाई ये हज पे जाते जाते तुर्की क्यों पहुंच गए? तो हम तुर्की इसलिए आते हैं कि क्योंकि जब हम पनामा से यहाँ तक का ट्रैवल करते हैं ना तो पूरे एक दिन का सफर हो जाता है। जैसे तुर्की अगर मैं बात करूँ तो हमको होटल पहुंचते तक, आपने देखा मैंने 22 तारीख को घर छोड़ा था मगरिब के बाद, तो हम 23 तारीख के रात के 12 बजे तुर्की में होटल में पहुंचे हैं। तो यहाँ दिन है, वहाँ रात है, थकन ज़्यादा है और निकलने से पहले कितना इंसान थक गया हुआ होता है। तो ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम प्रिफर करते हैं कि हम तुर्की, वैसे भी हमारा हॉल्ट होता है, उसके बाद ही हमको कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल रही होती है। तो हम तुर्की आते हैं, 2-3 दिन थोड़ा भाई रिलैक्स कर लेते हैं ताकि वो जो टाइम टेबल चेंज हुआ है ना पूरा वो सेट हो जाए। वरना क्या होगा, हम यहाँ से डायरेक्ट जब मक्का पहुँच जाते हैं तो हम वहाँ फिर दिन में सो जाते हैं, पूरा पूरा दिन सोए हुए रहते हैं और रात में जाग रहे होते हैं। मैं दूसरे का नहीं बता सकती, हाँ मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं यहाँ से जब इंडिया भी जाऊँगी ना तो वहाँ मैं रात में जागती हूँ और दिन में सोती हूँ। अक्सर ऐसा ही सबके साथ होता है। तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं कि भाई 2-3 दिन से थोड़ा तुर्की में अपने टाइम टेबल को सेट कर ले और उसके बाद आगे का सफ़र करें। अच्छा, जैसे ही प्लेन में बैठे थे ना तो मेनू मिल गया था कि आपको क्या क्या मिलने वाला है और साथ में फिर वो पाउच मिला था, उसमें भी फिर आपकी एक्सेसरीज होती है, ब्रश वगैरह वो सब था, वो मिल गया। और 1 घंटे बाद खाना आ जाता है। तो तुर्की एयरलाइन खाना अच्छा देती है ऐसा सब बोलते हैं, पर मुझको कभी तुर्की एयरलाइन का या कोई भी प्लेन का खाना कभी अच्छा नहीं लगा ऐसे खाने की आदत नहीं है। सो मेरे शोहर ने उनका कुछ मील लिए थे, पास्ता था और समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या था, केक था और एक उपमा जैसा कुछ था और सलाद और चीज़ और पाव, ये सब था उनके मील में। और मैंने चूंकि इंडियन मील इंडियन नहीं एशियन मील लिखाया था तो मुझको तो खाने के बाद भी समझ में नहीं आया, पर इतना मैं बता सकती हूँ कुछ पता नहीं वटाने का या कोई दाल का कबाब वबाब था, साथ में खिचड़ी थी और थोड़े सलाद वगैरह था। बस पेट भर जाए वैसे खाने जैसा था, वरना तो कुछ समझ में नहीं आता। और फिर वही उपमा शायद था, खाने के बाद भी बता नहीं सकते। मैं वही सोच रही थी भाई हमको भी लिख के दे दिया करे कि क्या दे रहे हैं, वरना समझ में नहीं आया। दोनों टाइम ऐसे ही खाना मिला कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिया आपने। देखिए तुर्किश एयरलाइन की एक बात बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पर नमाज का किबला और टाइम वगैरह सब बताता है। देखिए मैं लाइव कैमरा चालू करती हूँ, अभी फजर का टाइम हुआ है, यानी ख़त्म हो रहा है फजर पे। ये सामने का कैमरा है, ये सूरज निकल रहा है और मैं ये दे रहा हूँ नीचे का, अब आओ नीचे का, ये देखिए माशाल्लाह ये आगे का रास्ता वगैरह आपको पूरा दिख रहा होता है। पीछे ये सब स्नैक्स रखा हुआ होता है, जितना चाहिए और जब चाहिए जाके ले सकते हैं। ये कोई कपकेक है, ये सैंडविच है, चीज़ भी होएगा अंदर, ये ऑरेंज जूस है। यहाँ मैप चल रहा है, ये देखें ये कितने समंदरों को पार करके पहुंच रही है। पूरा समंदर हमने पार किया है। अभी भी तुर्की इस्तांबुल आने के लिए काफ़ी टाइम है। कहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और कहाँ जाके ख़त्म होने वाला है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने कैसा दिमाग दिया है इंसान को, समंदर के ऊपर से इतने स्पीड, एयर की स्पीड होती है और ग्राउंड की स्पीड होती है, वो सब के साथ में एक ऐसा प्लेन उड़ता है। अल्लाह की बड़ी कुदरत है भाई।
अच्छा, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है कि वॉशरूम को प्लेन में किस तरीके से यूज़ किया, क्योंकि हम पहली बार बैठते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि बस किस तरीके से क्या करना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था भाई कैसे यूज़ करना है। सो मैं सोची आइडिया दे दूँ। तो ये ग्रीन लाइट जल रही होती है ना, मतलब ये होता है कि वॉशरूम खाली है, अंदर कोई नहीं है। रेड जल रही होती मतलब कोई है। तो ग्रीन जले तब आप जाए और लॉक को इस तरीके से खोल लेना है। यहाँ पर ये हैंडल वाला लॉक था, वरना पुश लिखा हुआ आता है यानी धक्का दो, तो उस हैंडल को पकड़ के आपने धक्का देना है तो आराम से दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे आप दरवाज़ा खोल दोगे ना तो ये लॉक है तो आपको इस तरफ घुमा लेना है तो दरवाजा लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो सामने वाले को ये सिग्नल मिलेगा कि अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ देखिए टॉयलेट सीट जो बनी हुई ना, जब आप करके फारिग हो जाए तो यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा हाथ का इशारा दिया, मतलब सिर्फ अपने हाथ उधर रखना है। जैसे ही आप हाथ रख जाओगे, उसको दबाना नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा। फिर देखिए जो वॉश बेसिन बनी है ना, तो यहाँ पर कोई बटन नहीं दबाना है आपने, बस नीचे हाथ रखना है और पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी थोड़े हमने सिग्नल भी पढ़ना है, वहां सिर्फ हाथ बना है मतलब हाथ रख दो। यहाँ पर लिखा है पुश, तो यहाँ पुश करोगे ना तो साबुन निकलेगा, यहाँ हाथ रखने से साबुन नहीं आएगा। तो थोड़े वो सिग्नल को भी हम समझने लग जाए। ये जो टिश्यू पेपर दिए ना, ये आपने टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए, और फिर जब आप पेशाब वगैरह करके फारिग हो जाए पानी वगैरह साफ करने के लिए ये पतले वाले यूज़ किए जाते हैं। आप निकाले, यूज़ कर ले और फिर उसको फ्लश कर दे। और ये जो होते हैं ना ऊपर रखे हुए, आपने उसको खींचना है, उससे हाथ वगैरह आप साफ कर ले। ये डस्टबिन बना हुआ है, इस तरीके से आपने पैर से उसको दबाएंगे ना तो यहाँ डस्टबिन का दरवाजा खुलता है। तो उसको हाथ से डस्टबिन का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, आप पैर से उस चीज को दबाए, आपका दरवाजा आराम से डस्टबिन का खुल जाएगा। आपने जो टिश्यू यूज किया है जो हाथ पोंछने के लिए, वो आप उसमें डाल दे। यहाँ पर बॉटल भी साथ में आप लेकर आया करें, क्योंकि पानी जरूरी होता है हमारे लिए। तो छोटी बॉटल आपको प्लेन में जब मिलती है, या ग्लास तो मिलता ही है पानी वगैरह के लिए, सो वो लेकर आप अंदर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पर हैंगर भी दिया हुआ होता है कि अगर आप पर्स वगैरह कुछ ला रहे हैं या आपकी ओढ़नी निकाल के रखना चाहे तो आप वो हैंगर को इस तरीके से निकाले, अपनी ओढ़नी या पर्स वगैरह को टंगा दे तो आराम से वजू हो जाता है। और वजू करते वक्त अगर आपका पानी जमीन पे यानी गिरा है ना, तो उसको आप टिश्यू से साफ कर दे और फिर टिश्यू को डस्टबिन में डाल के इस तरीके से आप खोल ले, भाई जैसे बंद किया था लॉक वैसे खोल ले, और बस आसानी से आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं प्लेन में। सो अल्लाह का शुक्र, 12 घंटे की फ्लाइट के बाद, इतनी थकने के बाद इतनी छोटी सी सीट देते हैं ना बैठने के लिए। मैं कहती हूँ हमारी इंडिया की ट्रेनें अच्छी, भाई आराम से लेट लेट के जाओ और कम पैसे में। यहाँ इतना पैसा लेते हैं, ना खाना अच्छा ना सीट अच्छी, अजीब बात है। सो बस प्लेन हो रहा था लैंड तुर्की में। ये हम पहुंच गए हैं तुर्की एयरपोर्ट पर, और तुर्की जो का एयरपोर्ट है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, टॉप 5 एयरपोर्ट में से एक आता है। और अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग हो तो फिर आपको फ़ौरन दौड़ना पड़ता है, तो नंबर दे के बहुत चलने में टाइम चला जाता है। और ये एयरपोर्ट पे चलते चलते हमको बच्चे ही याद आ रहे थे कि 2 बार माशाल्लाह इस एयरपोर्ट पे बच्चों के साथ आए हुए, तो बच्चों की कैसी धमाल थी। उनके वीडियो भी मैंने शेयर किए हुए हैं तुर्की के एयरपोर्ट के, अगर आप देखना चाहे तो मैं इंशाल्लाह लिंक उसके शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देखिए फ्री वाईफाई अगर तुर्की एयरपोर्ट पर चाहिए तो अपनी पासपोर्ट शो करनी होती है, यहाँ से पास इस तरीके से करना होता है, तो 1 घंटे का फ्री आपको वाईफाई मिलता है। सो अभी हमारा कुछ 1.5 घंटे का यहाँ पर हॉल्ट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है। सो 1 घंटा हमारे लिए बहुत हो गया। नहीं तो फिर क्या करते अगर बहुत ज़्यादा हॉल्ट होता तो एक पासपोर्ट पर अभी पास करते थे और थोड़ी देर बाद फिर दूसरी पर हमारा 1 ही घंटा है, तो हमने दोनों ही पासपोर्ट पास कर दिए। और मेरे शोहर अपने मोबाइल में 1 घंटा फ्री और मेरा अपने मोबाइल में। फिर अभी हमारी फ़्लाइट के लिए टाइम था, और प्लेन का अजीब गरीब खाना खाने के बाद हमने सोचा अब घर से जो लाया है ना वो थोड़ा सा खा लेते। तो यहाँ पर चिकन और थोड़े केले की चिप्स मैंने साथ में रखी थी, तो वो खा पी लिया है। अब जाने का है नमाज पढ़ने के लिए। तुर्की एयरपोर्ट की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर हर जगह है ना, एयरपोर्ट पर थोड़ी थोड़ी जगह पर मुसल्ले दिए हुए हैं। वजू खाना भी साथ में होता है, मुसल्ले भी होते हैं। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने। आते से हमने असर पढ़ ली थी और बैठ के अभी खा पी लिया, अब जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए ये मर्द की मस्जिद है और बिल्कुल इसी के बाजू में औरतों के लिए मस्जिद बनी हुई है। इतना अच्छा रहता है कि आप ट्रैवल पर हो लेकिन आपकी एक नमाज भी कज़ा नहीं हो, वज़ू का इंतज़ाम, मस्जिद का इंतज़ाम, माशाल्लाह। यहाँ जाते हैं, ये वज़ू खाना है। पहले पर मैं शूज़ उतार देती हूँ, फिर वज़ू कर लेते। देखिए यहाँ भी वही सिस्टम है, आप हाथ रखो और पानी आ जाता है। और फिर यहाँ पर सोप है अवेलेबल अगर आपको चाहिए, और उसके बाद आप सुखाने के लिए यहाँ से टिश्यू लें और सुखा कर जाए। यहाँ लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट एंटर द प्रेयर रूम विथ वेट एंड बेयर फूड। तो पैर वैर नोचने के लिए, नोचने यानी साफ़ करने के लिए भी टिश्यू वगैरह दिया। और फिर यहीं साथ में डस्टबिन है कि आप यहाँ डालो और फिर जाए। चलिए हम भी पैर वैर पोंछ लेते हैं। मैंने मोजे से निकाल के रखी हूँ, कोई है नहीं, नमाज के लिए टाइम है। देखिए इस तरीके से किबले का बता दिया जाता है कि किबला कैसा है, इस तरीके का किबला है।
बस नमाज पढ़ते रहे।